नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी जीके और कंप्यूटर 35 नंबर के हैं। यूपी लोअर पीसीएस का एग्जाम हो या यूपी लेखपाल का एग्जाम हो या अन्य किसी विषय का एग्जाम हो, तो अगर इनकी आप तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे तो सिलेक्शन आपके लिए आसान नहीं होने वाला है। यूपी जीके के 20 प्रश्न और कंप्यूटर के 15 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आने लगे हैं परीक्षा में। काफी डीप जाकर परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इनकी तैयारी भी आपको डीप जाकर करनी होगी। तो इस वैक्यूम को सही करने के लिए मैं आज से एक सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है यूपी जीके प्लस कंप्यूटर प्रैक्टिस। इसमें आपको हर रोज एक वीडियो मिलेगा जिसमें 15 प्रश्न कंप्यूटर के होंगे और 20 प्रश्न आपको यूपी जीके के मिलेंगे। इन सभी 35 प्रश्नों को अगर आप निरंतर सॉल्व करते रहेंगे तो अगले एग्जाम तक आपकी तैयारी इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि 35 में 35 लाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो स्क्रीन पर अभी आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके हमारे पीडीएफ चैनल से जुड़ सकते हैं, जो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। कोई कॉल ना करें, केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो 35 में 35 लाने की तैयारी में पहला प्रश्न है आपका कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 यानी कि आईपी वर्जन 6 एड्रेस की लंबाई कितने बिट्स की होती है। तो आप सभी इससे परिचित होंगे, बहुत बार मैंने आपको यह प्रश्न कराया है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 128 बिट्स। IPv6 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 इंटरनेट प्रोटोकॉल का नवीनतम संस्करण है जो 128 बिट का एड्रेसिंग का उपयोग करता है। इसकी सहायता से लगभग 3.4 गुणे 10 की पावर 38 यूनिक आईपी एड्रेस बनाए जा सकते हैं। यह पुराना संस्करण जो IPv4 था, जो 32 बिट का होता था, की जगह लेने के लिए विकसित किया गया है। IPv6 एड्रेस को हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है और इसे कॉलन द्वारा अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि OSI मॉडल की किस लेयर पर राउटर कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत बार पूछा जाएगा। सही उत्तर है आपका नेटवर्क लेयर पर। OSI यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल में कुल 7 लेयर होती हैं। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो डेटा पैकेट्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में फॉरवर्ड करता है। यह OSI मॉडल की तीसरी लेयर यानी नेटवर्क लेयर पर काम करता है। नेटवर्क लेयर आईपी एड्रेस का उपयोग करके डेटा को सही मार्ग दिखाने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है आपका कि MS एक्सेल में किसी डेटा टेबल पर फिल्टर लगाने या हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कुंजी है MS एक्सेल के लिए। तो MS एक्सेल में किसी डेटा टेबल पर फिल्टर लगाने या हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, यह आपसे प्रश्न में पूछा गया है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भारी मात्रा में डेटा को छांटने के लिए फिल्टर का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल दबाने से चयनित हैंडल पर ऑटो फिल्टर चालू या बंद हो जाता है। कंट्रोल प्लस एफ का प्रयोग एक्सेल या वर्ड में किसी विशेष शब्द को खोजने के लिए किया जाता है। फिल्टर के माध्यम से उपयोगकर्ता केवल वही डेटा देख सकता है जो उसकी शर्तों को पूरा करता हो। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का मैलवेयर है जो उपयोगकर्ता के डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है और उसे अनलॉक करने के लिए फिरौती की मांग करता है। तो बहुत ही आसान उत्तर होगा आपके लिए ऑप्शन सी, रैंसमवेयर। तो रैंसमवेयर जो होते हैं एक तरह के मैलवेयर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम या फाइलों को लॉक कर देता है यानी कि एनक्रिप्ट कर देता है, फिर डिक्रिप्ट करने के लिए पैसे की मांग करता है यानी कि अनलॉक करने के लिए। अब वो पैसे मांगता है क्रिप्टो करेंसी में ताकि उसको कोई ट्रैक ना कर सके। वानाक्राई और पेटिया दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक और प्रसिद्ध रैंसमवेयर हमलों के उदाहरण हैं। ट्रोजन हॉर्स वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है लेकिन पीछे से नुकसान पहुंचाता है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर मेमोरी पदानुक्रम में सबसे तेज गति वाली मेमोरी कौन सी होती है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, रजिस्टर्स।
कंप्यूटर की सबसे तेज और सबसे छोटी मेमोरी रजिस्टर होती है जो सीधे सीपीयू प्रोसेसर के अंदर स्थित होती है। रजिस्टर के बाद गति के मामले में कैश मेमोरी का नंबर आता है। कैश मेमोरी के बाद रैम मुख्य मेमोरी और सबसे धीमी सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क आदि होती है। सीपीयू डेटा प्रोसेस करते समय सबसे पहले रजिस्टर में ही डेटा ढूंढता है। अगला प्रश्न है आपका कि रिलेशन डेटाबेस में प्राइमरी की का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, टेबल की प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। प्राइमरी की एक कॉलम या कॉलम्स का समूह होता है जो किसी टेबल में प्रत्येक रो के रिकॉर्ड की अद्वितीय रूप से पहचान करता है। प्राइमरी की भी कभी भी नल वैल्यू नहीं हो सकती है। तो प्राइमरी की जो होती है वो कभी भी नल वैल्यू नहीं हो सकती है। इसमें डेटा कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, जैसे आधार नंबर या रोल नंबर। दो टेबल्स के बीच संबंध बनाने के लिए फॉरेन की का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो प्राइमरी की है वो कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। प्राइमरी की के रूप में आधार नंबर या रोल नंबर के रूप में पहचान की जाती है और ये कभी खाली नहीं होगी, यानी कि मेन आइडेंटिफिकेशन है ये आपके। अगला प्रश्न है आपका कि लिनक्स या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल या डायरेक्टरी की परमिशन अनुमति बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका chmod। chmod चेंज मोड कमांड का उपयोग लाइनेक्स और यूनिक्स सिस्टम में फाइल या फोल्डर को की रीड राइट और एग्जीक्यूट परमिशन बदलने के लिए किया जाता है। chon कमांड का प्रयोग फाइल के ओनर या ग्रुप को बदलने के लिए किया जाता है। mkdir मेक डायरेक्टरी का प्रयोग नया फोल्डर बनाने के लिए होता है। grep कमांड का उपयोग टेक्स्ट फाइल के अंदर विशिष्ट शब्दों को खोजने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि नेटवर्क टोपोलॉजी में यदि एक केंद्रीय हब या स्विच से सभी नोड्स कंप्यूटर जुड़े हों तो उसे कौन सी टोपोलॉजी कहा जाता है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर सी, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में नेटवर्क के सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय डिवाइस से सीधे तारों से जुड़े होते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यदि केंद्रीय हब खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क ठप पड़ जाता है। बस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक ही मुख्य केबल से जुड़े होते हैं। मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क के हर दूसरे कंप्यूटर से सीधे जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है आपका कि डायनेमिक रैम डी रैम को स्टैटिक रैम या एस रैम से अलग क्या बनाता है? तो सही उत्तर है आपका डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, जबकि स्टैटिक रैम में यह नहीं करना पड़ता है। डी रैम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में डेटा को बनाए रखने के लिए इसे हर मिली सेकेंड में कई बार रिफ्रेश करना पड़ता है, क्योंकि यह कैपेसिटर का उपयोग करता है। एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, यह डेटा स्टोर करने के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग करती है। एस रैम बहुत तेज और महंगी होती है, इसका उपयोग कैश मेमोरी में होता है। डी रैम सस्ता होता है और इसका उपयोग कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी यानी कि मेन में रैम के रूप में होता है। दोनों ही वोलेटाइल यानी कि अस्थाई है। अगला प्रश्न है आपका कि ईमेल भेजते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल को मेल सर्वर तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है? तो सही उत्तर है आपका SMTP। ठीक है, टी आ गया तो ट्रांसफर, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, टी ट्रांसफर, पहुंचाने का काम है तो ट्रांसफर आएगा। ये आप थोड़ा आइडेंटिफिकेशन किया करिए कि इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है, क्या उत्तर हो सकता है, कैसे बन सकता है। जब तक आप तार नहीं जोड़ेंगे शब्दों के और प्रश्नों के तो पेपर आपका पूरा नहीं होगा, क्योंकि आप पूरा तो कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे। बहुत सारे प्रश्न आपको सिर्फ ट्रिक से सॉल्व करने होते हैं। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए होता है। SMTP मुख्य रूप से पोर्ट नंबर 25 या 587/465 का उपयोग करता है। POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस कंट्रोल और IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का उपयोग सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग फाइलों के आदान प्रदान के लिए होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस लॉजिक गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है जिससे अन्य सभी बेसिक गेट्स बनाए जा सकते हैं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, नंद। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल नैंड या केवल नॉर गेट्स का उपयोग करके
किसी भी अन्य बेसिक लॉजिक गेट का निर्माण किया जा सकता है। नैंड गेट का आउटपुट केवल तभी 0 होता है जब इसके सभी इनपुट 1 हों। अगला प्रश्न है आपका कि क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में SaaS का पूर्ण रूप क्या है? तो सही उत्तर है आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग का एक मॉडल है जहां सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंटरनेट के माध्यम से सेवा के रूप में प्रदान किए जाते हैं। तो जैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है, वैसे आजकल ई व्हीकल में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है वहां पर BaaS आ गया है, बैटरी एज ए सर्विस। उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, वह सीधा वेब ब्राउजर से इसका इस्तेमाल कर सकता है। गूगल वर्क स्पेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 और जूम इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के अन्य मुख्य मॉडल PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और IaaS यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है। अगला प्रश्न है आपका कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में मैक्रो बनाने और चलाने के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका VBA यानी कि विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बार बार किए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने के लिए मैक्रो का उपयोग किया जाता है। मैक्रो को रिकॉर्ड करने या कस्टम कोड लिखने के लिए VBA विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस भाषा का प्रयोग होता है। मैक्रो सक्षम MS वर्ड फाइल का एक्सटेंशन .docm होता है। अगला प्रश्न है आपका कि ई कॉमर्स के लिए किस मॉडल के अंतर्गत उपभोक्ता सीधे दूसरे उपभोक्ता को अपने पुराने उत्पाद बेचते हैं, जैसे OLX या क्विकर पर? तो सही उत्तर है आपका C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल में एक आम ग्राहक किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूसरे आम ग्राहक को सामान बेचता है। OLX, क्विकर, eBay इसके सबसे सामान्य उदाहरण है। B2C मॉडल में कंपनियां सीधे ग्राहकों को सामान बेचती हैं, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट। B2B मॉडल में एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ व्यापार करती है, जैसे alibaba.com। अगला प्रश्न है आपका कि सुरक्षित वेबसाइटों में प्रयुक्त होने वाले HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और सही उत्तर है आपका B443। HTTPS जो है ये SSL TLS का उपयोग करता है, जिससे ब्राउजर और सर्वर के बीच सुरक्षित संचार होता है। HTTPS का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 443 होता है, जबकि HTTP का पोर्ट नंबर जो है वो 80 होता है और पोर्ट 21 का उपयोग FTP के लिए किया जाता है, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए। तो ये आपके कंप्यूटर के आज के 15 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है हमारा UPGK का, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं UPGK, और जो 20 प्रश्न आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं उसी के अनुसार आज मैं ये 20 प्रश्न आपको करवाने वाला हूं। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों, 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र और भारत का इकलौता ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। सहारनपुर की सीमा 3 राज्यों से लगती है: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। ललितपुर जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के तहत काला नमक चावल को किस जिले का उत्पाद घोषित किया गया है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, सिद्धार्थनगर। इसे बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है और इसकी सुगंध बहुत ही प्रसिद्ध है। गोरखपुर का ODOP उत्पाद टेराकोटा है और कुशीनगर का उत्पाद केले के रेशे से बने उत्पाद है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? बहुत बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, थारू जनजाति। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है, जो मुख्य रूप से तराई क्षेत्र, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी आदि में पाई जाती है। यह जनजाति दीपावली के दिन अपने पूर्वजों को याद करती है, इसलिए इसे शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। इस दिन यह लोग अपने पूर्वजों को जो भोजन चढ़ाते हैं उसे रोटी कहा जाता है। थारू समाज मात्र सत्तात्मक प्रणाली के करीब माना जाता है और इनमें बदला विवाह प्रथा की प्रचलन है। अगला प्रश्न है आपका कि
उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऐतिहासिक कालिंजर का किला स्थित है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, बांदा। कालिंजर का अभेद्य किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बिंद पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। यह किला चंदेल शासकों के अधीन एक महत्वपूर्ण सैन्य गढ़ था। वर्ष 1545 में इसी किले को जीतने के लिए अभियान के दौरान बारूद फटने से प्रसिद्ध शासक शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। इसी किले में नीलकंठ महादेव का प्राचीन मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की गोमती नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, पीलीभीत की फुलहर झील। गोमती नदी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है। यह पीलीभीत जिले में स्थित फुलहर झील, जिसे गोमत ताल भी कहते हैं, से निकलती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं। यह गाजीपुर और कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। बात करते हैं कृषि जलवायु क्षेत्रों के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 9। वर्षा भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यह विभाजन कृषि योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किया गया है। इनमें भाबर तराई, पश्चिमी मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र आदि प्रमुख हैं। अगर भारत की बात करें तो योजना आयोग द्वारा भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में स्थित बखीरा पक्षी विहार, जिसे रामसर साइट घोषित किया गया है, किस जिले में स्थित है? तो यह आपकी संत कबीर नगर जिले में स्थित है। यह भारत की महत्वपूर्ण रामसर साइट है, जिसको आर्द्रभूमि के नाम से भी जानते हैं। इसे 2022 में अंतरराष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया था। हरदोई में सांडी पक्षी विहार और उन्नाव में नवाबगंज पक्षी विहार, जो शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 11 रामसर साइट है। ध्यान रखिएगा, यहां पर 10 टाइप है जो कि गलत है, 11 रामसर साइट है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, जौनपुर। मध्यकाल में जौनपुर शिक्षा, कला और संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र था, जिसके कारण इसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था। इस शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका बचपन का नाम जौना खान था, की याद में की थी। यहाँ की अटाला मस्जिद सरकी वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। कहाँ की मस्जिद? जौनपुर की। अगला प्रश्न है आपका कि काकोरी ट्रेन एक्शन की ऐतिहासिक घटना उत्तर प्रदेश में किस तिथि को घटित हुई थी? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी में सरकारी खजाने से भरी ट्रेन को लूटा था। इस एक्शन में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह और राजेंद्र लहड़ी को बाद में फांसी की सजा दी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में काकोरी कांड का नाम बदलकर सम्मान पूर्वक काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं? तो सही उत्तर है आपका 100। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल द्विसदनीय है और यहां पर ऊपरी सदन को विधान परिषद कहते हैं। इसमें कुल 100 सीटें हैं। निचले सदन यानी विधानसभा में सर्वाधिक 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और 31 राज्यसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए गए हैं? तो सही उत्तर है आपका सी, ललितपुर। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम बहुत सीमित मात्रा में केवल बुंदेलखंड क्षेत्र के ललितपुर जिले में पाया जाता है। ललितपुर तांबे के भंडार सोनराई क्षेत्र के लिए भी जाना जाता है। मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र चूना पत्थर और कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना प्रथम वन्यजीव विहार है, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। यह चंदौली जिले में स्थित है। एशियाई शेरों को बसाने की शुरुआती प्रयासों के लिए जाना जाता है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ और आसपास के क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है।
दुधवा यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है जो लखीमपुर खीरी में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का कौन सा घराना माना जाता है जिसे नवाब वाजिद अली शाह का संरक्षण प्राप्त था। जब बता दिया है नवाब वाजिद अली शाह, नवाब कहाँ के थे, लखनऊ के थे, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कथक उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। अवध लखनऊ घराना को कथक का स्वर्ण काल माना जाता है। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्होंने बिंदादीन महाराज को दरबार में संरक्षण दिया था। पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज इसी घराने से संबंधित थे। बनारस घराना भी कथक से जुड़ा है लेकिन इसका विकास मंदिरों में अधिक हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है। तो सही उत्तर है आपका ए 67.68%। इसमें पुरुष की साक्षरता दर 77.3% है और महिलाओं की 57.2% है। पुरुष महिला में लगभग 20% का अंतर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है जहां पर 80.1% है और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन है। आप सभी को पता होगा बी पलाश टेसु। राजकीय पशु बारहसिंगा है और इसका अगर साइंटिफिक नाम की बात की जाए तो व्यूटिया मोनोस्पर्मा है इसका नाम, जिसे जंगल की आग यानी कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। किसको? पलाश या टेसु को, जो यूपी का राजकीय पुष्प है। राजकीय पक्षी सारस क्रॉन्च है और राजकीय वृक्ष अशोक है। अगला प्रश्न है आपका कि बटेश्वर मेला जो कि पशुओं के सबसे बड़े मेलों में से एक है उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। तो ये आगरा में लगता है। बटेश्वर मेला आगरा जिले में यमुना नदी के तट पर लगता है। यह उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पशु मेलों में गिना जाता है जहां विशेष रूप से ऊंटों और घोड़ों की बिक्री होती है। यह स्थान भगवान शिव के 101 मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। बलिया में दादरी पशु मेला और मेरठ में नौचंदी मेला लगता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 6। उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इनमें है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, रानी लक्ष्मी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली। अगला प्रश्न है आपका कि चिकनकारी हस्तशिल्प कला के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर विश्व प्रसिद्ध है जिसे GI टैग भी प्राप्त है। तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी लखनऊ। लखनऊ अपने चिकनकारी सफेद सूती धागे से कपड़े पर बारीक कढ़ाई के काम के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है। वाराणसी अपनी सिल्क साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर है आपका सरोजनी नायडू को। सरोजनी नायडू भारत कोकिला के नाम से भी जानी जाती हैं और ये 1947 में उत्तर प्रदेश तब संयुक्त प्रांत की राज्यपाल बनी थी। वे किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश और भारत की किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी जो 1963 में बनी थी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ को किस जिले से जोड़ता है। तो सही उत्तर है आपका गाजीपुर से। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 340.8 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ चांदसराय गांव से शुरू होकर गाजीपुर हैदरिया गांव तक जाता है। यह 9 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर से होकर गुजरता है। इस पर सुल्तानपुर के पास भारतीय वायुसेना के विमानों की लैंडिंग के लिए 3.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है। तो ये रहे आज के आपके यूपी जीके और कंप्यूटर के कंबाइंड 35 PYQs और MCQs। उम्मीद करता हूं आपको यह सेशन पसंद आया होगा और ये नई सीरीज हमारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। इन 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपको आते थे। आपको हो सकता है सिर्फ यहाँ पर 35 प्रश्न दिख रहे हों, लेकिन हर हर प्रश्न की इतनी डिटेलिंग बताई गई है, तकरीबन आप यहाँ से कम 90 से 100 प्रश्न लेकर जा रहे हैं। इसी तरीके से मैं आपको निरंतर ये सीरीज करवाता रहूंगा और आपके कंप्यूटर और यूपी जीके के जो 35 नंबर है उसमें 35 नंबर लाने की तैयारी पूरी गारंटी के साथ करवाता रहूंगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ये मेरा वादा है। तो अपना कॉन्फिडेंस बनाकर रखिए, निरंतरता बनाकर रखिए और इस कंटिन्यूटी के साथ आपका सिलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है, बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाला है। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको अभी एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके हमारे चैनल्स की सभी पीडीएफ्स प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो की या अन्य वीडियोस की। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।